NCOC का कोरोना पाबंदियों में एक हफ्ते की तौसीह का फैसला। ज़राए के मुताबिक NCOC का तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते बंद रखने का फैसला। 27,000 अजला में तालीमी इदारे एक हफ्ते मजीद बंद रहेंगे। तौसीह का फैसला कोरोना सूरत हाल और हेल्थ सिस्टम पर दबाव के पेश नजर किया गया। कोरोना पाबंदी को इतलाक मुल्क भर के 27,000 अजला पर होगा। 29 अगस्त को कोरोना पाबंदियों की 13 से 27 अजला तक तौसीह की गई थी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि NCOC का कोरोना पाबंदियों में एक हफ्ते की तौसीह का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक NCOC का तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते बंद रखने का फैसला। 27,000 अजला में तालीमी इदारे एक हफ्ते तक मजीद बंद रखे जाएंगे। NCOC के फैसले पर शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव जो स्टेप है, जिसमें हम सब जो हैं इसमें इनके साथ इनका हिस्सा बनना चाहते हैं। इसमें पहली बात ये है कि बच्चों का जो मामलात होते हैं, गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये इकदाम उठाया है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं बच्चों में ये वायरस अगर वायरल होता है तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा, तो इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्द हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस मोहलिक जो एक वबा है इससे छुटकारा दे। जी, NCOC ने अभी रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को कि इस हवाले से इक़दाम किया जाए, एक 7 दिनों के लिए बढ़ाया जाए इसको। तो उसमें पहले भी 11 का इजला के अंदर जो किया था फैसलाबाद शामिल था, और अब भी 27 के अंदर भी फैसलाबाद शामिल है, और फैसलाबाद के अंदर रेशियो जो है वो 11% तक चली गई है पॉजिटिव मरीज़ों की। तो हमें नो डाउट कि बच्चों की भी तलीम का हर्ज हो रहा है और बाकी कारोबारी तौर पर भी नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये सबसे पहले हमारी सेहत है तो फिर बाकी चीज़। लेकिन ये सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला लिया। जो इस टाइम कोविड की वेव 4 जो वेव जा रही है उसके लिए बहुत अच्छा फैसला था। तालीमी इदारे, जो हमारा बिजनेस है, सबसे पहले हमने अपनी सेहत देखनी है। हमारी सेहत बरकरार रहेगी, हम तालीम भी हासिल कर सकेंगे, हम अच्छा कारोबार भी कर सकेंगे। जब तक सेहत नहीं है, ऊपर से इंटरनेशनल मामला भी आपके सामने हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर लेवल पे मामला जा रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला ये गवर्नमेंट। 11 सितंबर को स्कूल खोले जाए वरना एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और सड़कों पर क्लासेस लगाएंगे। नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन का ऐलान। डायरेक्टर नाफे डॉक्टर सईद आफ्ताब कहते हैं स्कूल बंद हैं तो सरकारी दफातर और मार्केट्स भी बंद की जाएं। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की तरफ से कोरोना फैलने के खदशा के बायस 6 सितंबर से 11 सितंबर तक तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान किया गया था, जिसकी निजी सेक्टर ने शदीद मुखालफत की है। कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ तालीमी इदारों पे जोर चल रहा है। अगर ये 11 सितंबर से आगे जाते हैं तो फिर हम देखेंगे कि इनके दफातर कैसे खुलते हैं। हज़ारों स्कूल फैसलाबाद में हैं, हम उनके तलबा, उनके असातिज़ा, उनके तलबा के पेरेंट्स और बाकी जो रिलेटेड कम्युनिटी है सबको लेके आएंगे और फिर हम हुकूमत के दफातर बंद करेंगे। अब नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन ने 11 सितंबर के बाद स्कूल ना खोलने और तालीमी इदारों की मजीद बंदिश के मुमकिना ऐलान पर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। डायरेक्टर नाफे डॉक्टर सईद आफ्ताब कहते हैं स्कूल ना खुले तो सरकारी दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे, स्कूल ना खोले गए तो सड़कों पर क्लासेस लगाएंगे, स्कूल बंद है तो सरकारी दफातर और मार्केट सब कुछ बंद होना चाहिए। तो फिर हम हुकूमत के इदारे बंद करेंगे। अगर स्कूल बंद हैं तो फिर हुकूमत के भी तमाम इदारे बंद होने चाहिए। इसलिए हुकूमत को हम वार्न करते हैं कि 11 सितंबर से आगे हम किसी सूरत में कोई भी तालीमी इदारा, कोई भी एसोसिएशन, हमारी जितनी एसोसिएशन हैं नाफे के साथ हैं और नाफे पूरे पाकिस्तान में सेटअप है। नाफे जो है लीड करेगी सारी एसोसिएशन को साथ लेकर और स्कूल हर सूरत में खोलेगी। नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत तालीम दुश्मनी छोड़कर तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियों का सिलसिला फौरी बहाल करे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं झंग में जुल्म की इंतहा हो गई। कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। जलालपुर में मोबाइल वैक्सीनेशन टीम पर बासर अफराद ने हमला कर दिया। 12 खवातीन मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया। मकामी अफराद की मुदाखलत पर खवातीन अमले को रिहाई मिली। खवातीन अमला खौफ का शिकार, नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखी। महकमा सेहत के मुताबिक 12 खवातीन पर मुश्तमिल महकमा सेहत की टीम झंग के इलाके मौला जलालपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए गई, जहां अहले इलाका की जानिब से मुज़ाहमत की गई और वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया गया। बाद अज़ां खवातीन मुलाजमीन को कमरे में बंद करके जदोकोब किया गया। मोबाइल फोन भी छीन लिए गए। मुकामी अफराद की मुदाखलत पर जान बख्शी की गई और धक्के देकर निकाल दिया गया। हम 12 लोग थे, जिसमें एक हमारी LHS थी और एक मैं और बाकी 10 LHWs थी।
تو وہاں ہم ویکسینیشن کر رہے تھے تو کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے غیر ملک کی ویکسین لگا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اور زبردستی لگا رہے ہیں, ہم نہیں لگانے دیں گے. اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی. پہلے تو وہ آئے تھے, ہم انجیکشن لگا رہے تھے, ان کا غیر ملکی ویکسین لگا رہے ہیں, ہمارے بندے مارنا چاہتی ہے. تو ہم نے کہا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم ہیں, ہم نے آپ کے بندے کیوں مارنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دے, مجھے دھکا دیا اور میرے ساتھ والی کو بھی دھکا دیا, ہمیں ایک اندر کمرے میں بند کیا گیا. واقعہ کے بعد خواتین ملازمین خوف کا شکار ہیں اور ویکسینیشن کی مہم متاثر ہونے لگی. دوسری جانب اعلیٰ حکام کی ہدایت پر محکمہ صحت کی ٹیم پر حملہ کرنے, زد و کوب کرنے اور حبس بجا میں رکھنے پر پولیس تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن نے 4 نامزد اور 20 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. انفارچونیٹ جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ہماری خواتین کے ساتھ پہلے تو ان کو ڈرایا دھمکایا گیا, پھر ان کے ساتھ فزیکل اسالٹ کیا گیا اور پھر ان کو بند رکھا گیا, جس کو بازیاب کرانے کے لیے باہر سے کچھ ایجوکیٹڈ لڑکے تھے جنہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. اگر اس طرح کے حادثے بار بار ہوئے تو یقیناً ہماری ٹیم کا مورال تو ڈاؤن ہوگا, بلکہ ڈپارٹمنٹ کا بھی ساتھ ساتھ مورال ڈاؤن ہوگا اور ہمارے لیے یہ کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. خواتین سٹاف پر حملہ کرنے والے بااثر ملزمان کو پولیس تاحال گرفتار نہیں کر سکی. پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی خواتین کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مذمت کی گئی. کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی, سٹی 41, جھنگ. ڈائلسس کے مریضوں کے لیے بری خبر, متاثرہ مریضوں کی زندگیاں داؤ پر. ٹوبہ کے بڑے DHQ اسپتال میں ڈائلسس کی 3 مشینیں خراب ہے, عوام کو ڈائلسس کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے. اسی پر دیکھتے ہیں شاہد محمود کی رپورٹ. ٹوبہ ٹیکسنگ کے سب سے بڑے ہسپتال DHQ میں سہولیات کا فقدان. ہیپاٹائٹس C کے مریضوں کو ڈائلسس کروانے کے لیے شدید دشواری کا سامنا ہے. ڈائلسس کی 6 مشینوں میں سے 3 مشینیں خراب نکلیں. ڈائلسس مشینیں خراب ہوئے 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود ٹھیک نہ کیا جا سکا, جس کی وجہ سے مریض ڈائلسس کے لیے چکر لگانے پر مجبور ہیں. مریضوں کا کہنا تھا کہ ڈائلسس بر وقت سرکاری ہسپتال میں نہ ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ کروانے پر مجبور ہیں, جہاں بہت زیادہ پیسے لگ رہے ہیں. کئی مشینیں جڑیاں خراب ہوتی ہیں تو انہوں نے پھر کہتے ہیں کہ آپ 3 بجے آ جائیں, 4 بجے آ جائیں, اور درست کروا کے پھر آپ کو فون کر دیں گے. لیکن ہر روز تقریباً 2 مہینے سے اس طریقے سے سارا یہ کام چل رہا ہے. CEO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف باجوہ کا کہنا تھا کہ محکمہ ہیلتھ کو خط لکھ دیا گیا ہے, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. آنے والے چند دنوں میں مشینیں ٹھیک کر دی جائیں گی. لوگوں کی پریشانی کے ازالے کے لیے فوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس 6 مشینیں ہیں ڈائلسس کی, اور پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے ویسے تو ہمارے پاس جو بھی چل رہی ہیں 3 کے, ہم ان کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو 3 خراب ہیں ان کے لیے ہم نے لاہور لکھ کر بھیجا ہوا ہے. انجینئر انشاءاللہ آج نہیں تو آج 24 آور اس نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا, انشاءاللہ جیسے ہی ٹھیک ہوگا ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. کیا محکمہ ہیلتھ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات مہیا کرنے کا دعویٰ پورا کر سکے گا, یا اسی طرح سے لوگوں کو علاج کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے گی؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ٹوبہ ٹیکسنگ کے سب سے بڑے DHQ ہاسپٹل میں ڈائلسس کی مشینیں خراب ہونے کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہے پرائیویٹ جا کر جو ہے مہنگے دام ڈائلسس کروانے پر مجبور ہیں. لوگوں کی جانب سے اعلیٰ حکام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر تمام مشینوں کو ٹھیک کروائیں. کیمرامین وسیم عزیز کے ہمراہ شاہد محمود, ٹوبہ ٹیکسنگ. واسا کا ماہانہ خسارہ 10 کروڑ تک جا پہنچا. پانی اور سیوریج کے مسائل کیسے حل ہوں؟ 20 سال سے ٹیرف میں کوئی تبدیلی نہ کی جا سکی. ماسٹر پلان کے لیے ٹیرف میں تبدیلی کی, جائکا کی سفارشات بھی کام نہ آ سکی. سرکار نے ٹیرف میں تبدیلی کی سمری بھی اپنی جیب میں دبا لی. رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے. فیصل آباد کی پانی اور سیوریج کی 20 سالہ ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپانی کمپنی جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی نے منصوبہ بندی کی اور ماسٹر پلان کے اطلاق کے لیے واسا کے ٹیرف میں اضافے کی تجویز دی. واسا نے 2006 سے فریز ہونے والے ٹیرف میں اضافے کی سمری لاہور بھجوائی, مگر سرکار نے سمری اپنی ہی جیب میں دبا دی, جس سے واسا کو ماہانہ 10 کروڑ روپے تک خسارے کا سامنا ہے. واسا کا ٹیرف ریوائز نہ ہونے سے پانی اور سیوریج کے بلوں میں متناسب اضافہ نہیں ہو سکا, جس سے جائکا کے ساتھ کیا گیا وعدہ وفا نہیں ہوا اور ماسٹر پلان پر عمل درآمد بھی مشکل ہوگا. ٹیرف میں اضافے پر جائکا کی تجاویز بھی نظر انداز کرنے سے عالمی سطح پر واسا کا وقار مجروح ہونے کے ساتھ ماسٹر پلاننگ پر عمل درآمد مشکل ہو جائے گا اور واسا خود کفیل نہیں ہو پائے گا. ٹیرف میں اضافے کے لیے سمری بھجوائے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. واسا حکام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں. سمری کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ ریسورس موبلائزیشن کمیٹی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں, وہاں سے اپروو ہو چکی ہے, جو کہ پروونشل کیبنٹ کو فارورڈ کی جا رہی ہے. امید ہے کہ وہاں سے جلد اپروو ہو جائے گی. واسا کی مالی حالت گزرتے وقت کے ساتھ پتلی ہوتی جا رہی ہے. واسا کے ڈومیسٹک ٹیرف میں اضافہ نہ کیا گیا تو ماہانہ 10 کروڑ روپے واجبات میں تو اضافہ ہوگا ہی, ساتھ میں فراہمی آب اور نکاسی آب کی سروسز بھی متاثر ہوں گی.
जिस हवाले से वासा और हुकूमत पंजाब को एक ठोस पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्की बरामदात में शहरों की तफसील जारी कर दी। फैसलाबाद बरामदात में 3.23 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर, कराची पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर है। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। FPR ने मुल्की बरामदात में शहरों की तफसील जारी कर दी। रिपोर्ट में टोटल एक्सपोर्टर्स और शहरों के एक्सपोर्टर भी शामिल हैं। माली साल 2020-21 में 15,648 एक्सपोर्टर्स रहे। साल 2019-20 के मुकाबले में साल 2020-21 में 901 एक्सपोर्टर्स का इजाफा हुआ। मुल्की बरामदात में फैसलाबाद तीसरे नंबर पर, जबकि कराची पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर है। साल 2019-20 के मुकाबले में फैसलाबाद से बरामदात में इजाफा 1.44% रहा। साल 2019-20 में फैसलाबाद से बरामदात 2.24 अरब डॉलर थी। कराची 50.78 के साथ पहले, लाहौर 17.34 के साथ दूसरे नंबर पर है। फैसलाबाद मुल्की बरामदात में 11.85% के साथ तीसरे नंबर पर है। फैसलाबाद का कराची और लाहौर के मुकाबला में कम एक्सपोर्टर्स के साथ बड़ा फिगर है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में एक्सपोर्ट शुदा तैयार माल के गोदाम भर गए। मुल्क से बाहर भिजवाना बड़ा मसला बन गया। कंटेनर्स की कमी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। 24 लाख के कंटेनर्स को वेसल्स का इंतजार। कंटेनर्स न मिलने पर एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स परेशान। रॉ मटीरियल की फराहमी भी रुक गई। ये रिपोर्ट देखिए। कंटेनर्स की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। दुनिया भर में फ्रेट रेट्स के बाद कंटेनर्स की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। 24 लाख के करीब कंटेनर्स वेसल्स के इंतजार में फंस कर रह गए। वेसल्स पर कंटेनर्स की जगह न होने पर एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर परेशान हैं। रॉ मटीरियल की फराहमी न हो पाने से कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। साबिक सदर चैम्बर रिजवान अशरफ कहते हैं, शिपिंग कार्टेल पूरी दुनिया को घेरे में लिए हुए हैं। पूरी दुनिया से एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स को एहतजाज करना चाहिए ताकि इसका हल निकले। कोरोना का सबसे बुरा असर तरसीलात के निज़ाम पर पड़ा। आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया की, मतलब वो होल्ड पे है। फ्रेट्स वो तकरीबन 8 से 10 गुना, यानी 8 to 10 टाइम इंक्रीज़ हो चुके हैं। उसके बावजूद जो है वो शिपिंग लाइंस हैं वो कंटेनर नहीं उठा रही हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा सिलसिला शुरू हो गया है कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया की ट्रेड, अगर आप फिगर लेंगे इस साल के, तो ओवरऑल ट्रेड बहुत कम हो रहा है। और उसकी बुनियादी वजह ये शिपिंग लाइंस की, मैं समझता हूँ, कार्टेलाइजेशन है। और इसमें बहुत भरपूर तरीके से पूरी दुनिया से एहतजाज होना चाहिए। कंटेनर्स का मसला ना हल हुआ तो महंगी मसनूआत के बाद फूड सिक्योरिटी मसला दरपेश होगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत का झंग में 3 थानों की नई इमारत बनाने का फैसला कर लिया गया। किराए की इमारत पर कायम 2 थानों और बोसीदा हाल थाना अहमदपुर सयाल की नई इमारत के लिए मजमूई तौर पर 20 करोड़ 92 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। तामीर जल्द ही शुरू हो जाएगी, रिपोर्ट कर रहे हैं मुबशर हसन नकवी। DPO झंग सरफराज खान की दरखास्त पर पंजाब हुकूमत ने 3 थानों की नई इमारतें बनाने की मंजूरी दी। सैटेलाइट टाउन और शोरकोट कैंट में जगह सूबाई हुकूमत ने महकमा पुलिस के नाम ट्रांसफर कर दी। यहाँ 2 नई इमारतें बनाई जाएंगी। थाना अहमदपुर सयाल की इमारत भी खस्ता हाली का शिकार है। इस इमारत को भी नए सिरे से तामीर किया जाएगा। तीनों थानों की इमारत के लिए मजमूई तौर पर 20 करोड़ 92 लाख रुपए मंजूर किए गए। थाना सैटेलाइट टाउन की इमारत 6 करोड़ 88 लाख रुपए, शोरकोट कैंट थाने की इमारत 7 करोड़ 4 लाख रुपए में तामीर होगी, जबकि थाना अहमदपुर सयाल की इमारत की तामीर पर 7 करोड़ रुपए लागत आएगी। थाना सैटेलाइट टाउन और थाना शोरकोट कैंट, इसके लिए अब हमारे नई ADP में स्कीम आ गई है। ये दोनों नए थाने बन रहे हैं। इसके अलावा जो अहमदपुर सयाल है, जो कि बिल्डिंग खस्ता हो गई थी, उस पर भी हमारे फंडिंग हो रही है इस साल। तो 3 नए थाने बिल्कुल इस साल हमारे शुरू हो जाएंगे। महकमा पुलिस के मुताबिक नए थानों की तामीर जल्द शुरू हो जाएगी। नई इमारतों के क्याम से साइलिन और अमले को बेहतर माहौल मैसर आएगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। झंग में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को खतरनाक कूड़ा तलब करने की हिदायत जारी। इस्तेमाल शुदा ड्रिप, सिरिंजेस और प्लास्टिक बैग की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए 10 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा माहौलियात ने 10 रोजा मुहिम शुरू कर दी, जिसमें वाज़ेह किया गया कि प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों के खतरनाक कूड़े को तलब करवाया जाएगा। कूड़े को तलब न करने वाले प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों के सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खतरनाक कूड़े को तलब न करने से बीमारियां जन्म लेती हैं। मुहिम के दौरान महकमा माहौलियात को पाबंद किया जाएगा। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले सिरिंजेस, ड्रिप्स और प्लास्टिक बैग को खुले आसमान तले फेंक दिया जाता है।
جھنگ میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ اسموگ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ محکمہ زراعت کے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ فصلوں کے باقیات، کوڑے اور پلاسٹک کو آگ لگانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ موسمی تبدیلی کے ساتھ ہی اسموگ کا خطرہ منڈلانے لگا، جس سے بچنے کے لیے محکمہ زراعت نے اقدامات شروع کر دیے۔ محکمہ زراعت نے ضلع بھر میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر پابندی عائد کر دی ہے اور کاشتکاروں کو پیغام دیا ہے کہ اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ ٹیچنگ ہسپتال جنرل غلام محمد آباد میں نومولود بچوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار۔ حاملہ خواتین کے لیے ڈلیوری کی سہولت موجود مگر نومولود علاج کی سہولت سے محروم۔ MS چلڈرن ہسپتال نے حالات جلد بہتر ہونے کی امید دلا دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین کی اس رپورٹ میں۔ ٹیچنگ ہسپتال جنرل غلام محمد آباد میں حاملہ خواتین کے لیے ڈلیوری کی سہولت موجود مگر نومولود علاج کی سہولت سے محروم ہے۔ نرسری وارڈ میں سہولیات کی عدم فراہمی کے سبب نومولود کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ مریض بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ نومولود کو الائڈ یا چلڈرن ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسے میں تیماردار مریضہ کے پاس رہے یا مریض بچے کے ساتھ مشکلات رہتی ہیں۔ نرسری وارڈ اس دے پرابلم آ رہا جڑے بچیاں کو تھوڑا جہا زیادہ مسئلہ ہوندا جڑا تھوڑا جہا کوئی سیریس پرابلم ہوندا اونوں اگر ریفر کر دیندے الائڈ دے وچ تے اسی اپیل ہی کردے ہیں مہربانی کر کے اتنے نرسری وارڈ نو تھوڑا اپڈیٹ کیتا جاوے تے اتنے بچے جڑے ہیں وہ سارے اتنے شفٹ کیتے جاویں بجائے کہ اگاں شفٹ کرن دے۔ نرسری وارڈ کے حوالے سے یہی ہے کہ جو ہمارا مریض ہے اس کو لائٹ ہاسپٹل میں اکثر یہاں منتقل کر دیتے ہیں، تو جہاں ادھر چلڈرن ہاسپٹل کرتے ہیں۔ مزید ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ادھر ہمیں سہولتیں دی جائیں۔ ہم گھر سے ادھر دور آتے ہیں ذرا، تو اس لیے ہم کو ساری سہولتیں ادھر ملنی چاہیے۔ MS جنرل ہسپتال غلام محمد آباد ڈاکٹر عامر نوید کا کہنا تھا کہ وارڈ میں 8 بیڈ کی نرسری ہے۔ نومولود کے لیے ڈاکٹر چلڈرن وارڈ سے بلوایا جاتا ہے مگر اب 24 بیڈ کی نرسری وارڈ بنا رہے ہیں، جس کے بعد نرسری وارڈ میں وینٹیلیٹر سمیت دیگر مشینری اور بیڈ میں اضافے کی منظوری کے لیے حکومت کو سمری بھیجی گئی ہے اور امید ہے حکومت کی جانب سے اجازت ملتے ہی نرسری وارڈ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ نرسری جو ہماری ہے وہ اس میں 8 بچوں کی گنجائش ہے اور اس کے لیے ہم نے دوبارہ جو بڑی نرسری جو اس کے لیے سارا سیٹ اپ مکمل کر لیا ہوا ہے، جس میں وینٹیلیٹرز کی سہولت بھی موجود ہوگی۔ وینٹیلیٹرز کے لیے گورنمنٹ کو ڈیمانڈ لکھ کے دے دی گئی ہے اور اس کے لیے باقی انکیوبیٹرز اور وارمر جو ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں مکمل، اور اس کے لیے جو مین سینٹرل سپلائی آف آکسیجن جو اس کو بھی، اور سینٹرل سپلائی آف ایئر اس کو بھی لگا لیا گیا ہے۔ نومولود کی الائڈ یا چلڈرن ہسپتال منتقلی کے دوران موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ 6 سال قبل ٹیچنگ کا درجہ حاصل کرنے والا ہسپتال حکومتی توجہ کا منتظر ہے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ ٹوبہ میں نومولود بچی کو کھیتوں میں پھینکنے کا معاملہ۔ سری 41 کی خبر پر چائلڈ بیورو کی ٹیم بچی کو لینے DHQ ہسپتال پہنچ گئی۔ ننی کلی کو ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی پر دیکھتے ہیں شاہد محمود کی رپورٹ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں چک 151 میں گزشتہ روز نامعلوم افراد کی جانب سے نومولود کو کھیتوں میں پھینکنے کا معاملہ سٹی 41 نے گزشتہ روز خبر نشر کی تھی، جس پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم بچی کو لینے DHQ ہسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ پہنچی، جہاں قانونی کارروائی کے بعد ننی کلی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ گزشتہ روز نامعلوم افراد نومولود کو کھیتوں میں پھینک گئے تھے، جس پر اہل علاقہ نے پولیس کی مدد سے بچی کو ہسپتال منتقل کیا۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بچی کو بہترین طبی امداد دی گئی، لیکن چائلڈ پروٹیکشن بیورو اچھی طرح بچی کی دیکھ بھال کر سکے گا۔ لاوارث نامولود بچی کل ہسپتال میں لائی گئی تھی، اس کو نرسری وارڈ میں رکھا گیا، اس کو جو ضرورت ٹریٹمنٹ تھی وہ دی گئی، بچی بالکل سٹیبل ہے۔ ہاسپٹل انتظامیہ نے جو چائلڈ بیورو والوں سے رابطہ کیا، وہ میڈم عاطف شریف لائی ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، بچی سٹیبل حالت میں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے بھی مختلف شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ ملزمان تک پہنچا جا سکے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ چنیوٹ میں DHQ ہسپتال انتظامیہ کی لاپرواہی، ضلع کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کی ایمبولینس سروس کباڑ میں تبدیل، 4 سے زائد ایمبولینسز کٹارہ ہو گئیں۔ ایمبولینسز پر جمی دھول مٹی ہسپتال انتظامیہ کی عدم توجہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس پر دیکھیے عبدالقدیر کی رپورٹ۔ چنیوٹ میں محکمہ صحت انتظامیہ کی بڑی نااہلی سامنے آ گئی۔ DHQ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال لالیاں سمیت دیگر بنیادی مراکز صحت کی ایمبولینس سروس غیر فعال ہو گئی۔ سرکاری ہسپتالوں کی 4 سے زائد ایمبولینسز DHQ ہسپتال میں کباڑ کی نظر کر دی گئی۔ حکام کی عدم دلچسپی کے باعث قیمتی پرزہ جات بھی چوری ہونے لگے، جبکہ ایمبولینسز پر جمی دھول مٹی ہسپتال انتظامیہ کی عدم توجہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ DMS ڈاکٹر ممتاز احمد عوان کا کہنا ہے کہ ایک ایمبولینس کی مرمت کروا کر قابل استعمال بنائیں گے، جبکہ بقایا ایمبولینس کی نیلامی کے لیے محکمہ صحت کو خط لکھ دیا ہے۔ جتنی فعال ایمبولینسز تھی ہاسپٹلز کی وہ ساری کی ساری 112 کو دے دی گئی ہیں،
तो ये कुछ हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं, ये एक लालिया से हमारे ट्रांसफ़र की गई थी, ये बिल्कुल कंडम है। इसके लिए हमने लिख दिया लेटर, क्योंकि इसकी एक्शन जो है उसी ऑफिस वाले करेंगे। उसके बाद दूसरी भी कंडम है, उसका भी हमने भेज दिया। एक हमारे पास FIF की खड़ी है, वो उसकी रिक्वेजिशन बना के हमने हेल्थ काउंसिल में भेज दी है। सरकारी अस्पतालों की एम्बुलेंस सर्विस गैर फाल होने से दही इलाकों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट में आने वाले मरीजों ने मुतालबा किया है कि एम्बुलेंस सर्विस को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टोबा तारिक खुर्शीद खाजा का पीर महल में ज़ेरे तामीर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। एडिशनल सेशन जज खालिद बशीर, सिविल जज शहवार अमीन बाहगा और सदर बार एसोसिएशन ने इस्तकबाल किया। सेशन जज ने तामीराती काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। टोबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पीर महल की तामीराती काम का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को तामीराती काम बारे ब्रीफिंग दी गई। तारिक खुर्शीद ख्वाजा का कहना था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकला चैम्बर्स के साथ कमर्शियल एरिया भी बनाया जाए। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से 5 लाख अफराद को बजरिया मैसेजेस इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के नोटिस जारी। 30 सितंबर तक रवा माली साल का गोशवारा जमा न करवाने वालों को जुर्माने होंगे। इसी पर देखिए उमैर अजमत की रिपोर्ट। FPR की जानिब से रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे वसूल किए जा रहे हैं। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद रिकॉर्ड सतह पर लेकर जाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। FPR हुकाम के मुताबिक तमाम बड़े सरकारी दफातर में खसूसी डेस्क कायम किए गए हैं। हमने एक तो एजुकेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए सब जितने भी अदारे हैं, सरकारी, गैर सरकारी और ट्रेड बॉडीज़, उनके साथ हमने सेमिनार्स किए हैं। फिर हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि हमारे पास कितने टोटल एंटीएन होल्डर्स हैं जो लोग लाइबल टू फाइल टैक्स रिटर्न्स हैं। उनको हमने तकरीबन 4 से 5 लाख के दरमियान में हमने SMS भेजे हैं, तमाम को टारगेटेड मैसेज भेजे हैं कि आप 30 सितंबर आखिरी डेट है, रिपीट 30 सितंबर आखिरी डेट है, आप अपनी रिटर्नें जमा करवाएं। एडिशनल कमिश्नर FPR आसिफ रफीक कहते हैं रीजन में कारोबार और मुलाजमत पेशा से ताल्लुक रखने वाले 5-5 लाख अफराद रजिस्टर्ड एंटीएन होल्डर हैं। इन तमाम अफराद को रिटर्न जमा करवाने के मैसेजेस भेज दिए गए हैं। हमने फिर हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं, हमारे दफ्तर में 3 हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारे जैसे सिटी पुलिस ऑफिस का ऑफिसर का ऑफिस है, वहाँ पे हमने बनाया हुआ है, अलाइड हॉस्पिटल में बनाया हुआ है, फेस्को में बनाया हुआ है। और अभी आज हमें एक रिक्वेस्ट मिली है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि वहाँ भी हम सेमिनार करें, उन लोगों को ट्रेन करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने ये एडवर्टाइजमेंट बड़ी प्रॉपर शुरू की हुई है, बिल बोर्ड्स लगा रहे हैं, हम जो है वो पम्फलेट हमने छपवाए हैं, वो हर डोर टू डोर जाके हमारी टीम्स दे रही हैं। तो काफ़ी हम ज़ोरों शोर से इसको कर रहे हैं और हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं, ट्रेड बॉडी से और तमाम पोटेंशियल टैक्स पेयर से, कि अपनी रिटर्न फाइल करें। FPR हुकाम के मुताबिक 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। कपास का शदीद बहरान आने को है तैयार। कपड़े के कारोबार से वाबस्ता अफराद होंगे परेशान। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कपास का शदीद बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो गए। ज़रूरी माहिरीन ने मलबा हुकूमती अदम तवज्जुही पर डाल दिया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। प्रिंसिपल साइंटिस्ट कॉटन अयूब रिसर्च डॉक्टर गुलाम सरवर का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में कपास की ज़रूरत 1 करोड़ बेल्स की है। पिछले बरस 70 लाख बेल्स पैदा हुई, रवां बरस 85 लाख बेल्स की उम्मीद है। पैदावार कम होने से दरामदात का बोझ बढ़ता है। अगर हम कॉटन की बात करें तो पिछले 5-6 सालों से कपास जो है उसका एरिया भी कम हुआ है और फी एकड़ पैदावार जो है और ओवरऑल जो उसकी प्रोडक्शन थी वो कम हुई है। उसमें बहुत सारी वजूहात बनी, तो उसकी हम डिटेल में नहीं जाते। तो अगर लास्ट ईयर जो थे हमारे टारगेट हम वो अचीव नहीं कर सके, तो पिछले साल जो है वो 70 लाख बेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस हुई, जबकि हमारी लोकल कंजम्पशन जो है वो 1 करोड़ बेल्स के है करीब है, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूटिलाइज कर सकती है। अयूब रिसर्च के साइंसदानों का मौक़िफ़ है इस मरतबा फसल अच्छी हुई मगर रकबा कम है, जिस वजह से हदफ के करीब रहेंगे। अभी मुदाफ़त वाली वैरायटी पैदा करने के लिए हदफ की तकमील कर लेंगे। इस साल जो है टारगेट वो रखा गया है 10.5 मिलियन बेल्स। तो इस साल अगरचे पिछले साल की निस्बत एरिया थोड़ा सा कम है, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि इस साल कपास की फसल बहुत अच्छी है, कीड़ों का हमला कम है, अच्छी फ्रूटिंग आ रही है और बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस साल जो है ना इंशाल्लाह फी एकड़ पैदावार जो है ना बहुत अच्छी होगी।
ज़राई माहिरीन के मुताबिक कपास के लिए सफ़ेद मक्खी और लाल सुंडी सबसे बड़ा खतरा है। ज़राई माहिरीन का मौक़िफ़ है कि जब तक हुकूमत दिलचस्पी नहीं लेगी और ज़मींदारों को इस बात पर कायल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में जो कपास का बहरान है वो ऐसे ही जन्म लेता रहेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। झंग में काश्तकार डीएपी पर सब्सिडी के लिए इंतजार की सूली पर। महकमा ज़राअत की वेबसाइट एक हफ्ते से डाउन। सब्सिडी की फराहमी रजिस्ट्रेशन का अमल तातुल का शिकार हो गया। तफसीलात जानते हैं उवैस खान की इस रिपोर्ट में। झंग समेत दीगर अजला में डीएपी पर सब्सिडी की फराहमी का अमल मुमकिन न हो पाया, जिसके बायस 1000 रुपए की सब्सिडी की फराहमी भी काश्तकारों के लिए मुश्किल मरहला बनकर रह गई। तमाम अजला में महकमा ज़राअत की वेबसाइट डाउन होने के बायस एक हफ्ते से सब्सिडी की फराहमी बंद हो गई, जिसके बायस सब्सिडी की फराहमी और रजिस्ट्रेशन का अमल तातुल का शिकार हो गया। झंग में महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को अगले हफ्ते से सब्सिडी की फराहमी की यकीन दहानी करवा दी। डिप्टी डायरेक्टर अख्तर हुसैन का कहना था काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन का अमल तेज किया गया। मोबाइल अकाउंट खोलने के लिए बायोमेट्रिक मशीनों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो काश्तकार को सब्सिडी मिल रही है 1000 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से, और एक फार्मर जो रजिस्टर्ड फार्मर है वो एक सीज़न में 20 बैग्स पे सब्सिडी हासिल कर सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से ये भी हो गया है कि जो रजिस्टर्ड फार्मर हैं उनके अलावा कोई बंदा जो है वो उसका ना ही अकाउंट खोल सकता है और ना ही वो सब्सिडी हासिल कर सकता है। काश्तकारों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सब्सिडी के साथ खादों की कीमतों पर भी कंट्रोल करने के हवाले से इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ उवैस खान, सिटी 41, झंग। हुकूमत की ज़राअत को तरक्की देने और किसानों को सब्सिडी फराहम करने के दावे धरे के दहे रह गए। खादों की रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने किसानों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। की रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने बवाना के किसानों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। डीएपी खाद 6550, नाइट्रोफास 4500, यूरिया 1800 रुपए फी बोरी फरोख्त हो रही है। खादों की कीमतें बढ़ने से फी एकड़ अखराजात में भी इजाफा हो गया है। एक किले ते जनाब 10,000 पिछले हुकूमत चुंदा खर्चा ते हूँ खाद दा ते हूँ तकरीबन 30,000 की खाद पौंदी है ते इस वास्ते कि हूँ बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए न। बेचारे ठेकेदार मारे गए। चलो जिमीदार नूं कोई मसला नहीं, ठेकेदार जिस 70,000 ठेका भरना है उसकी बचाना बेचारे। किसानों का कहना था कि इतनी आमदनी नहीं जितना खर्चा आ रहा है। जाती जमीन रखने वालों को कुछ बचत है, मगर जो ठेकेदार हैं उनके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तरफ 70,000 फी एकड़ ठेका, दूसरा 3 गुना खर्चा आ रहा है। अब गंदम की बुआई करीब है और मजीद कीमतें बढ़ने का इम्कान है। किसानों का मजीद कहना था कि अगर इसी तरह हालात रहे तो गंदम काश्त करना मुश्किल हो जाएगा। वजीर आजम गंदम की बुवाई से पहले खादों की कीमतें कम करवाएं ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं। फैसलाबाद के पुलिस एहलकार हो जाए होशियार। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब एहतियात से करना पड़ेगा। एहलकारों के सोशल मीडिया नेटवर्क की निगरानी के लिए सीपीओ दफ्तर में ऑब्जर्वेशन सेल कायम कर दिया गया है। मुनीब एहसन गिलानी को सेल का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन सेल सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद के दफ्तर में कायम किया गया है, जबकि मुनीब एहसन गिलानी को ऑब्जर्वेशन सेल के इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईजी पंजाब ने एहलकारों की सोशल मीडिया पर सरगर्मियों की मॉनिटरिंग के लिए ऑब्जर्वेशन सेल के क्याम का हुक्म दिया था। सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन सेल में अमला भी तैनात कर दिया गया है। इंचार्ज सेल मुनीब एहसन गिलानी का कहना है कि ऑब्जर्वेशन सेल एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को मॉनिटर करेगा। सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर ऐसा है कि सबसे पहले तो जो भी पुलिस मुलाजमीन या जो भी कोई गैर कानूनी या ऐसा कोई मवाद शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन सेल के क़याम से पुलिस एहलकारों में सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल का रुझान पैदा होगा। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। चिन्योट में बारिश ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामात का पोल खोल दिया। गली मोहल्लों समेत मुतादिद मेन शहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। तफसीलात के लिए देखिए बाबर मुनीर की रिपोर्ट। चिन्योट में होने वाली बारिश ने इंतजामिया के बुलंद दावों की कली खोलकर रख दी। बारिश की चंद बूंदों के आगे इंतजामिया बेबस हो गई। गली मोहल्लों समेत मुतद्दिद मेन शहराएं नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि गुजरने वाले राहगीर शदीद अजियत में मुब्तला हैं। बारिशी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। मुख्तलिफ दफातर में पानी खड़ा होने के बाइस आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह की बारिश हुई है, कोई टीएमए का आदमी इधर नहीं पहुंचा और इधर हमारे कस्टमर डील करने में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
اور ہماری TMA سے ریکویسٹ ہے کہ آگے ادھر جو ہے نا پانی کی نکاسی کا اہتمام کیا جائے۔ میونسپل حکام کا کہنا تھا کہ نکاسی آپ کے لیے عملہ متحرک ہے، جلد بارشی پانی کی نکاسی کر دی جائے گی۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ دفاتر، گلی محلوں اور مین شہرات سے جلد پانی کی نکاسی کی جائے تاکہ آنے جانے والے بآسانی سے گزر سکیں۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں تارکین وطن کو مسائل کا سامنا۔ وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب وسیم اختر راہمی کی فیصلہ باد آمد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کرتی ہے۔